Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study structure and functions of body organs of human beings. Now start the lecture and understand what is anatomy of human body. See, the human body consists of different structural units such as cells, tissues, organs and organ systems. The branch of science in which these different structures of human body such as structure of cells, structure of tissues, organs, etc. are studied, and how one organ is related to another organ is studied is known as anatomy of human body. So if this is asked as a 3 marker question, then we can write this answer, right? और यहाँ से 3 मार्कर में या तो एनाटॉमी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर जो एनाटॉमी के फादर है वो कौन है ये पूछा जा सकता है, राइट? सो इफ डेफिनेशन ऑफ anatomy is asked in the examination, then we can write this answer, right? So anatomy of human body is the study of structural units of human body such as study of structure of cells, tissues, organs and study of how one organ is related to another organ. अब जो एनाटॉमी है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए जो एनाटॉमी है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, साथ ही साथ वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं या उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या होता है, एज वेल एज वी कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स थ्रू anatomy, right? So this is the importance of anatomy, right? So anatomy of human body helps to understand the structure and relationship of all organs of body. Also this helps to know the characteristics of different organs of the body. जो human anatomy है ये 2 प्रकार की होती है. First is gross anatomy and second microscopic anatomy. Right? Andreas Vesalius is the father of human anatomy, right? तो इस तरीके से हमको 3 मार्कर में या तो एनाटॉमी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है या इसका इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि इसके फादर कौन है. सो एंड्रियास बेसिलियस इज द फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी. Now we will study physiology of human body, right? पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनाटॉमी है उसमें स्टडी की जाती है कि जो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, राइट? वहीं फिजियोलॉजी में इस पर फोकस किया जाता है कि जो जितनी भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, राइट? सो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज कंसर्न विद द मैकेनिकल, बायोकेमिकल एंड फिजिकल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, राइट? तो इसमें जो जितने भी मैकेनिकल फंक्शन है या बायोकेमिकल फंक्शन है या फिर जो फिजिकल फंक्शंस हैं ऑर्गन्स के, उसको किस में पढ़ा जाता है, फिजियोलॉजी में पूछा जाता है. तो 3 मार्कर के लिए आपको ये भी याद रखना है, राइट? फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंसर्न्ड विद द मैकेनिकल, बायोकेमिकल एंड फिजिकल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, राइट? साथ ही साथ जो फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी है इसी ने ही मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन को क्या किया है, एस्टैब्लिश किया है. तो फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस. एंड राइट, क्ल्यूडे वर्नार्ड इज द फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट? नाउ वी विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो हम यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, राइट? यहाँ से 5 मार्कर का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर यहाँ से डिफरेंट 3 मार्कर क्वेश्चंस भी जो है पूछे जा सकते हैं, राइट? जैसे टिश्यूज क्या होते हैं या ऑर्गन्स क्या होते हैं या ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वेरियस कैविटीज क्या होती हैं. तो इस तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन देन यू कैन फ्रेम योर आंसर रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स. एट फर्स्ट यू नीड टू राइट अबाउट द सेल, राइट? एंड देन टिश्यूज, राइट? देन क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑर्गन हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम, एंड ह्यूमन क्या हो जाएगा,
कैविटीज हो जाएगा। इफ यू विल इंक्लूड दीज 5 पॉइंट्स देन डेफिनेटली जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको आप बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने सेल को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। साथ ही साथ जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया किंगडम को समझा था, तो वहां पर हमने ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में भी बहुत अच्छे से समझा था, राइट। तो इस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है उसके स्ट्रक्चर को हम बता सकते हैं। हम सीधा कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी डिफरेंट सेल से, राइट, डिफरेंट टिश्यू से, ऑर्गन से, राइट, ऑर्गन सिस्टम तथा राइट ह्यूमन कैविटीज से मिलकर क्या है, बनी हुई होती है, राइट। अब हम इसका जब पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो हम 1 बाय 1 चलेंगे, राइट। सो लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। द फर्स्ट इज सेल। सी the body of human organism, the body of organism is made up of smallest unit and this smallest unit is known as cell, right। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। तो द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, सेल होती है। तो पहली चीज तो हम यहाँ पर यही लिख सकते हैं, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द सेल, दैट इज ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स। कितनी है, 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स, और ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही ह्यूमन बॉडी में एवरी सेकेंड, राइट, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एज वेल एज जो ओल्ड सेल्स होती हैं, राइट, वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, राइट। तो इस तरीके से तो 250 बिलियन सेल्स हैं प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी ईच डे, राइट। तो ये यहां पर हमको सेल्स के बारे में 2 फैक्ट याद रखना है। तो द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सेल्स, दैट इज ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स। वहीं जो 250 बिलियन सेल्स हैं आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी ईच डे। अब जो सेल्स होती हैं, सेल से मिलकर ही क्या बनता है, टिश्यूज बनता है। तो टिश्यूज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन एज वेल एज इन स्ट्रक्चर इज नोन एज टिश्यू, राइट। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स similar in origin and structure is known as tissues, and tissues play an important role in the structure of organs and organ system। तो सेल से, राइट, जो सेल है, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यू से ही क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स डेवलपमेंट होते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर आर नोन एज टिश्यूज, और टिश्यूज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम्स। अब हम यहाँ पर ऑर्गन को समझते हैं। ऑर्गन आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बॉडीज स्ट्रक्चर। तो जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं उनसे मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। देन ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम मेक्स अप द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सेल, राइट। जो सेल ओरिजिन में और फंक्शन में सिमिलर होते हैं उनसे मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर ही क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। इस तरीके से ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। साथ ही साथ देयर आर वेरियस कैविटीज इन द ह्यूमन बॉडी, राइट, जिनमें डिफरेंट क्या होते हैं, ऑर्गन्स प्लेस्ड होते हैं। तो देयर आर वेरियस कैविटीज इन द ह्यूमन बॉडी विच हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। फॉर एन एग्जांपल द क्रेनिकल कैविटी। अब क्रेनिकल कैविटी क्या होती है उसको समझते हैं। तो देखिए, क्रेनिकल कैविटी इज द स्पेस इनसाइड द स्कल दैट कंटेन्स द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, जो ब्रेन है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट करता है। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही क्या है, जो है नेसेसरी हो जाता है, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, क्रेनिकल कैविटी होती है। तो द क्रेनिकल कैविटी इज अ स्पेस इनसाइड द स्कल, राइट। और जो स्कल होता है ये क्या होती है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि जो जितने भी एक्सटर्नल
राइट। एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं, उनसे क्या करता है, ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो क्रेनिकल कैविटी में ही ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लेस होता है। साथ ही साथ देयर इज अ प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी कंटेन्स द लंग्स, और लंग्स भी हमारी ह्यूमन बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्लूरल कैविटी में होते हैं। साथ ही साथ द एब्डोमिनल कैविटी कंटेन्स द इंटेस्टाइन, लीवर एज वेल एज spleen, right? So in this way we have understood there are various cavities. cranial cavity में brain और central nervous system होता है, pleural cavity में lungs होते हैं, और abdominal cavity में intestine, liver और क्या होते हैं, spleen होते हैं। साथ ही साथ to strengthen the human body and protect all the organs, the human body has a skeletal system which is made up of cartilage एंड क्या हो जाएगा, बोन्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी का अगर हमको क्या लिखना हो, स्ट्रक्चर लिखना हो, राइट, तो हम इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहूँ तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द सेल्स, राइट। और ऐसी सेल्स जो ओरिजिन और फंक्शंस में सिमिलर होती हैं, उनसे ही मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, राइट। और जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं उनसे मिलकर ही क्या बनते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, राइट। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। इसके अलावा भी क्या होती हैं, वेरियस कैविटीज होती हैं जिनमें डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्लेस होते हैं। और एट लास्ट, राइट, एट लास्ट अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में जितने भी ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, कार्टिलेज और बोन्स का बना हुआ एक क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है। एंड ऑल दीज, राइट, ये सभी मिलकर ही क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्योंकि देखिए हमने जो बायोलॉजी को शुरू किया था तो उसमें हमने सेल्स को 5 लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन। एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज विच आर वेल organized to perform specific functions in all living organism, including plants हैं, चाहे एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, या क्या हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको याद रखनी है कि जो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं उनसे मिलकर ही वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल जो लंग्स हैं, राइट, लंग्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लंग्स जो है, जो लंग्स होते हैं, राइट, लंग्स हमारी हम लंग्स के माध्यम से हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को क्या कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर पाते हैं, राइट। जो किडनी है वो फिल्टरिंग का कार्य करती हैं। आगे जाकर हम हर एक ऑर्गन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर 3 मार्कर में डेफिनेशन पूछी जाए तो हम यहाँ पर इन ह्यूमंस तक जो है डेफिनेशन लिख देंगे। तो 3 मार्कर के लिए क्या डेफिनेशन हो जाएगी, एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज विच आर वेल ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन ह्यूमंस। तो ये ऑर्गन्स की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। और जो ऑर्गन्स हैं वो कलेक्टिवली ऑर्गन सिस्टम को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनका जो साइज होता है वो सेल्स से और टिश्यूज के कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। जो सेल्स होती हैं, राइट, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, तो जो सेल्स होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, वहीं जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज हो जाएंगी, ये सभी क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स हो जाएंगे, राइट। नाउ यू विल आस्क मी हाउ मेनी ऑर्गन्स देयर आर इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए अभी तक जो ऑर्गन की डेफिनेशन है, साइंटिफिक जो डेफिनेशन है वो आज तक जो है क्लियर नहीं है, राइट। कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ऑर्गन्स की डेफिनेशंस को अलग मानते हैं तो कुछ अलग मानते हैं। तो द
साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन इज नॉट येट क्लियर, देयरफॉर जो ऑर्गन्स कितने हैं बॉडी में वो भी क्या है, क्लियर नहीं है, या डिफरेंट कंट्रीज में जो डिफरेंट ऑर्गन्स की जो संख्या है वो अलग अलग देखने को मिलती है, राइट। इंडिया में अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हैं तो 78 या बुक्स में कितने मिलते हैं, 79 ऑर्गन्स के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो एज एन एस्टिमेटेड देयर आर 78 और 79 ऑर्गन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। Out of these estimated 78 or 79 organs, 5 organs are very important, क्योंकि अगर इन ऑर्गन्स को कुछ हो जाता है तो उससे ह्यूमन लाइफ भी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, जिसमें पहला क्या हो जाएगा ब्रेन, सेकंड क्या हो जाएगा हार्ट, थर्ड क्या हो जाएगा लीवर, फोर्थ हो जाएगा लंग्स एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा किडनीज हो जाएगा, right? So if 3 marker question is asked in the examination, right, which are the important, right, which are the important organs of the human body, then you need to write these 5: brain, heart, liver, lungs and क्या हो जाएगा यहाँ पर kidneys हो जाएगा। Now types of organs, see there are many organs in the human body, right? There are some similarities and there are some dissimilarities among these organs. Based on these similarities or dissimilarities, right, human organs are of 3 types: homologous organs, analogous organs and vestigial organs, right? We will study one by one। यहाँ से या तो ये 3 मार्कर में पूछे जाएंगे या फिर हो सकता है पूरा तरीके से पूछा जाए what are different types of organs in human body, राइट, उनको हम 1 by 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, होमोलॉगस ऑर्गन्स हो जाएगा। तो एक सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, सच ऑर्गन्स विच मे बी क्वाइट डिसिमिलर ड्यू टू देयर यूज इन डिफरेंट फंक्शन बट हैव सिमिलरिटी इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक प्रोसेस, राइट। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एनाटॉमी, राइट, ऐसे ऑर्गन्स जिनकी एनाटॉमी क्या होती है, सिमिलर होती है, बट उनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, होमोलॉगस ऑर्गन्स कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं 4 लिम्स जिनको हाथ कहा जाता है, तो 4 लिम्स ऑफ वेल्स, वैट्स, चीता एंड क्या हो जाएंगे, ह्यूमंस हो जाएंगे। तो जैसे चीता के जो 4 लिम्स हो जाएंगे या बैट्स के जो 4 लिम्स हो जाएंगे और ह्यूमंस के जो 4 लिम्स हो जाएंगे, राइट, उनके फंक्शंस क्या है, उनके फंक्शंस डिफरेंट है बट उनकी एनाटॉमी क्या है, एक समान है। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जिनकी एनाटॉमी समान होती है, राइट, इफ द एनाटॉमी इज सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट देन दीज ऑर्गन्स आर नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन। तो 3 मार्कर के लिए हम ये जो है पूरा लिख सकते हैं, सच ऑर्गन्स विच मे बी क्वाइट डिसिमिलर ड्यू टू देयर यूज इन डिफरेंट फंक्शंस बट हैव सिमिलैरिटी इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक प्रोसेस, और वी कैन से दैट सच ऑर्गन्स विच हैव different functions but have similar anatomy are known as homologous organs. For an example, 4 limbs of whales, fats, चीता एंड ह्यूमंस। इसके अपोजिट क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं, सच ऑर्गन्स दैट अपीयर सिमिलर बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस बट देयर इज अ डिसिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर एज वेल एज एम्ब्रियोनिक प्रोसेस, और वी कैन से दैट सच ऑर्गन्स, राइट, सच ऑर्गन्स जिनके जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं बट देयर इज डिफरेंस इन और बट देयर इज डिसिमिलरिटी इन द एनाटॉमी, उनको ही क्या कहा जाता है, एनालॉगस ऑर्गन्स कहा जाता है, राइट। तो सच ऑर्गन्स दैट अपीयर सिमिलर बिकॉज ऑफ देयर यूज इन सिमिलर फंक्शंस विच मीन्स उनके फंक्शंस सिमिलर होते हैं बट उनकी एनाटॉमी क्या होती है, डिसिमिलर होती है, तो उनको ही एनालॉगस ऑर्गन्स कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल फीदर्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, राइट। तो देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर सच ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स इन अ बॉडी विच आर नो मोर फंक्शनल द वे दे वर इन देयर एंसेस्ट्रल फॉर्म ऑफ द ट्रेट, राइट। तो एक तरीके से अब जो फंक्शनल नहीं बचे हैं जो कि वो एंसेस्टर्स में थे, और इसी की वजह से हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, राइट। तो
Vestigial organs are such organs or tissues or cells in a body which are no more functional the way they were in their ancestral form of the trait. और इसी की वजह से हमें एवोल्यूशन की क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे एग्जांपल में हो जाएगा ऑस्ट्रिच फीदर्स हो जाएगा, एम्यू फीदर्स हो जाएगा, कीवी फीदर्स हो जाएगा, और अपेंडिक्स इन क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा. राइट. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. अब मैंने आपको बताया था कि देयर आर 78 और 79 ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी. अब हम आगे यदि हम एक ह्यूमन ऑर्गन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और दूसरी चीज ये है कि उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी हमको समझ में नहीं आएगा. बट अगर हम देखें तो हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में कई क्या है, ऑर्गन सिस्टम है. राइट. ऑर्गन सिस्टम है. जैसे अगर आप देखें तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, देन स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, राइट, नर्व सिस्टम पढ़ना है. तो कहीं ना कहीं जब हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को पढ़ेंगे तो उन ऑर्गन सिस्टम में हम मोर देन 2 और 3 ऑर्गन्स को क्या होंगे, पढ़ते चले जाएंगे. उसके दो फायदे होंगे. एक तो हमको पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. एंड सेकेंड थिंग इज दैट we would be able to understand the importance of these organs in human body. Right. So therefore यहाँ पर हम लिस्ट बना के कि this is the first second, right, से लेकर फर्स्ट सेकेंड से लेकर 78, तो ये सभी ऑर्गन्स को हमको ऐसे नहीं पढ़ना है. राइट. हमारे सिलेबस में ही कई टॉपिक ऐसे मेंशंस हैं, कई ऑर्गन सिस्टम मेंशन है. जब हम उनको पढ़ेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से डिफरेंट ऑर्गन्स को पढ़ लेंगे. राइट. इसके साथ ही जो 5 ऑर्गन्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है और किडनीज है, इन ऑर्गन्स को हमको 5 मार्कर्स के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है. क्योंकि ब्रेन से 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हार्ट से पूछा जा सकता है, लीवर से पूछा जा सकता है, लंग से पूछा जा सकता है. राइट. तो ब्रेन को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हार्ट को सर्कुलेटरी सिस्टम में, राइट, लीवर को हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम में, लंग्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम में और किडनीज को एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे. राइट. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, वहीं पर हम इन ऑर्गन्स को पढ़ेंगे. साथ ही साथ वो हमारा ऑर्गन सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा. राइट. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन एज वेल एज वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. राइट. एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स थ्रू different organ systems we would be able to understand different organs and their functions in our human body. Now we would understand organ system. What is organ system? Organ system is made up of organs, or we can say that, right, organ system is made up of organs which is related to special body activities. The functions of organs can be understood in these activities. तो जो organ system है, organ system functions different body activities in human body. राइट. और इन बॉडी एक्टिविटीज के माध्यम से ही जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो इन अपकमिंग लेक्चर्स वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम वन बाय वन इन डेप्थ. राइट. सो उन्हीं ऑर्गन सिस्टम में ही हम इन ऑर्गन्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे. नाउ हमने जो सेल्स है, यहाँ पर समझिए, हमने सेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. आज ऑर्गन को बहुत अच्छे से समझा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन को समझा, और जो ऑर्गन सिस्टम है उनको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑर्गन को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे. बट टिश्यूज को हमने अभी तक नहीं पढ़ा है. सो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट टिश्यूज से भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. और जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज से मिलकर ही क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं. तो यहाँ से भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अगर उनका आपको स्ट्रक्चर लिखना हो तो एनिमल टिश्यूज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. राइट. सो इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ऑन एनिमल टिश्यूज, and in the upcoming lectures we will study different organ systems, and along with these organ systems we will understand different organs as well as functions of different organs. Right. So let's focus on animal tissue. सबसे पहली चीज तो टिश्यू क्या होता है अभी हमने समझा था. A tissue is a group of cells connected to each other that collectively perform similar function in an organism. तो
ऐसी सेल्स जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और कलेक्टिवली किसी सिमिलर फंक्शन को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन ओरिजिन एज वेल एज इन फंक्शन, उनको ही क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। तो 3 मार्कर के लिए आप ये डेफिनेशन याद रखें, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स कनेक्टेड टू ईच अदर दैट कलेक्टिवली परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म, उसको ही क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, राइट। All contents of the body including structures and various organs are made of tissues। और जो टिश्यूज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी, राइट। और वी कैन से दैट एनिमल टिश्यू फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मसल टिश्यू एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, नर्वस टिश्यू हो जाएगा। द फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, देखिए, द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज टू प्रोवाइड आउटर कवरिंग, राइट, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। तो एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को आउटर कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ जो कई इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ कंप्लीट द फंक्शन ऑफ सेक्रेशन, एक्सक्रेशन, सेंसिंग एंड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और ये कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कवर भी प्रदान करते हैं। तो ये हम सिंपल कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज आर दोज टिश्यूज, राइट, जिनके फंक्शन क्या है, राइट। तो एपिथेलियल टिश्यूज आर दोज टिश्यूज which provide outer covering or protection of the body as well as to complete the function of secretion, excretion, sensing and क्या हो जाएगा, absorption हो जाएगा। जो epithelial tissues हैं work to cover some internal organs of the body as well। जो epithelial tissues हैं या epithelium जो tissues हैं उनको 2 क्लासेस में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। तो जो ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है वो तो बहुत ही इजी है। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियल क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। तो देखिए ऐसी टिश्यूज जिससे हमारी बॉडी की डिफरेंट ग्लैंड्स, राइट, जैसे क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, राइट। तो ये जो जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो उनको उनकी जो स्ट्रक्चर बना है वो किससे मिलकर बना है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से बना है, राइट। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जो कि सेक्रेशन के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ग्लैंडुलर क्या हो जाएगा, एपिथेलियम हो जाएगा। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि ग्लैंड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। फॉर एन एग्जांपल जो थायराइड ग्लैंड है, थैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो सभी ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ही मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कवरिंग एपिथेलियम। तो कवरिंग एपिथेलियम ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को कवर प्रोवाइड करते हैं या कवरिंग को प्रोवाइड करते हैं। और जो कवरिंग एपिथेलियम है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड हो जाएगा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। सो वी विल स्टडी फर्स्ट सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज में हो जाएगा स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज। तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आउटर लेयर ऑफ द स्किन, राइट, एंड फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द टंग, राइट, एसोफेगस एंड क्या हो जाएगा, एसोफेगस, राइट। तो यहाँ पर ये 2 बार हो गया। तो कुल मिलाकर जो स्क्वैमस, राइट, स्क्वैमस एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं ये हमारी स्किन की आउटर लेयर को फॉर्म करते हैं, साथ ही साथ फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द टंग एज वेल एज एसोफेगस। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर,
कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स इन एडिशन टू एब्जॉर्प्शन एंड जाएगा सेक्रेशन। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन के साथ में जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो हमारे ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यू, सो दीज आर फाउंड इन द सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड क्या हो जाएगा, रेंटल ट्यूबल्स हो जाएगा, रेनल ट्यूबल्स हो जाएगा। तो जो क्यूबॉइड एपिथेलियल टिश्यूज है वो सैलिवरी ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सीलिया आर फाउंड ऑन देयर सरफेस, राइट। साथ ही साथ वो ओविडक्ट, ट्रैकिया या ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। तो सीलियल एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस पर सीलिया पाई जाती है जो कि ओविडक्ट, ट्रैकिया या ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो एपिथेलियल टिश्यूज है उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ कई इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। इसमें से पहला जो हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू में वो हो जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसकी ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जिनसे ग्लैंड्स क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। और सेकंड होते हैं कवरिंग एपिथेलियम, जिसमें एक होता है सिंपल और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। तो यहाँ पर सिंपल के भी 4 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, स्क्वेमस होता है। जो स्क्वेमस होता है वो स्किन की लेयर को बनाता है और लाइनिंग ऑफ द टंग एंड एसोफेगस को फॉर्म करता है। जो कॉलमनर एपिथेलियल होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्यूबॉइड एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वो सैलिवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड में पाए जाते हैं। और जो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो ओविडक्ट, ट्रैकिया और ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यूज। और यहाँ पर क्या लिखा है, कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब क्या हुआ, कनेक्ट करने वाले। सो कनेक्टिव टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच कनेक्ट, राइट, टिश्यूज और टिश्यूज को बोन्स से या फिर कार्टिलेज से, राइट, या डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट ऑर्गन से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यूज को समझते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यूज आर दोज टिश्यूज works to connect all the tissues and organs of the body, give shape to the organ and body and maintain it. Clear? तो connective tissues are those tissues which work to connect all the tissues and organs of the body and give shape to organs and body and maintain it. Right? जो body है, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड हो जाएगा। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। साथ ही साथ दीज टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रायो, राइट। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, राइट, तो हमने वहां पर एक एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म के बारे में भी समझा था। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज और ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, राइट। ये ओरिजिन इनका कहाँ से होता है, मीसोडर्म में होता है, राइट। सो दीज टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम द मीसोडर्म ऑफ द एम्ब्रायो। साथ ही साथ ये जो मोस्ट कॉमनली टिश्यूज हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज हुई होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो फिर 3 प्रकार के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, टेल स्केलेटल टिश्यू एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लैट टिश्यू हो जाएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो भी फिर कई प्रकार का होता है, जैसे क्या हो जाएगा, एरियोलर टिश्यू हो जाएगा, देन डाइपोस टिश्यू हो जाएगा एंड थर्ड क्या हो जाएगा, व्हाइट टिश्यू हो जाएगा। ये तीनों टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं वो आपको समझना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एरियोलर टिश्यू की, सो एरियोलर टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच आर आल्सो कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यूज।
क्योंकि ये काफ़ी क्या होते हैं, लूज होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। तो एरियोलर टिश्यूज़ काफ़ी लूज होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए इनको फ्लेक्सिबल या लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ भी कहा जाता है। एंड दे सर्व टू कनेक्ट डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, राइट। और जो एरियोलर टिश्यूज़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, राइट। जैसे अगर हम देखें तो इनमें 3 प्रकार की जो है सेल्स पाई जाती है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, राइट। तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं ये क्या बनाती हैं, कोलेजन को बनाती हैं, साथ ही साथ इलास्टिन को बनाती हैं, एंड फाइब्रोनिजन जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है उनको क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। तो जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं उनके जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, सो दीज फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मेक कोलेजन एंड इलास्टिन एंड फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन्स। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास्ट सेल हो जाएगा। मास्ट सेल सेक्रेट प्रोटीन कॉल्ड हिस्टामाइन, हेपेरिन एंड क्या हो जाएगा, सेरोटोनिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें जो हिस्टामाइन है या जो हेपेरिन है जिसकी वजह से हमारा ब्लड वेसल्स में चिपकता नहीं है, या सेरोटोनिन जो हार्मोन है ये मास्ट सेल से ही क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं। देन क्या हो जाएगा, मैक्रोफेजेस हो जाएगा। तो जो मैक्रोफेजेस वर्क टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल्स। तो पहला हमने यहाँ पर समझ लिया है एरियोलर टिश्यू जो कि हमारे डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, जो कि फ्लेक्सिबल और कैसा होता है, लूज होता है। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, डाइपोज टिश्यू हो जाएगा। अब डाइपोज टिश्यू क्या होता है कि देखिए, द फैट अक्यूमुलेट्स अंडर द स्किन ऑफ एनिमल्स, और उस फैट अक्यूमुलेशन को ही क्या कहा जाता है, डाइपोज टिश्यूज के नाम से जाना जाता है, जो कि एक तो अंडर द स्किन अक्यूमुलेट होता है और किडनीज के समान भी जो है अक्यूमुलेट होता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, दीज डाइपोज टिश्यूज सिंथेसाइज, स्टोर एंड मेटाबोलाइज क्या होता है, फैट होता है। और जो फैट की लेयर बनती है उसकी वजह से ही जो ह्यूमन हीट होती है या बॉडी की जो हीट होती है वो इन्वायरमेंट में नहीं जा पाती है, जिसी की वजह से ही जो पोलर रीजन्स में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हीट लॉस से अपने आप को क्या कर पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो डाइपोज टिश्यूज आर फाउंड अंडर द स्किन एंड अराउंड द किडनीज इन द फॉर्म ऑफ फैट सेल्स, राइट। और जो डाइपोज टिश्यू होते हैं, डाइपोज टिश्यू सिंथेसाइज, स्टोर एंड मेटाबोलाइज फैट्स, और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो डाइपोज टिश्यू प्रोटेक्ट मैमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स फ्रॉम द हीट लॉस। थर्ड क्या हो जाएगा, वाइट टिश्यू हो जाएगा। तो वाइट टिश्यूज जो है वो स्पेशलाइज्ड क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और ये हमारी जो क्रेनियल बोन्स होती हैं उनको ही क्या करते हैं, इमूवेबल बनाते हैं। तो जो स्कल होता है, खोपड़ी होती है, राइट, जो स्कल है, स्कल में ही क्रेनियम होता है जिसमें क्या होता है, ब्रेन होता है। तो जो क्रेनियम है वो कई बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है, और क्रेनियम की जो बोन्स हैं उनको वाइट टिश्यू ही क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंडन। अब टेंडन क्या होते हैं, राइट, टेंडन आर डेंस एंड स्ट्रॉन्ग फाइब्रस क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। और जो टेंडन है वो मसल्स को किससे, बोन्स से या अदर मसल्स से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मैनी टाइम्स टेंडन एंड लिगामेंट्स हैव बीन आस्क्ड इन एमपीपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज यूपीएससी एंड अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछे गए। यहाँ से 3 मार्कर में जो है टेंडन है, लिगामेंट है, ये आपसे ही पूछे जाएंगे। तो इनको आपको 3 स्टार लगाकर अच्छे से याद रखना है कि जो टेंडन है वो किस प्रकार के टिश्यू होते हैं और लिगामेंट किस प्रकार के टिश्यू होते हैं। सबसे पहली चीज तो टेंडन या लिगामेंट ये दोनों ही क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू में भी किस प्रकार के होते हैं, राइट। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में एक तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरियोलर हो जाएगा, तो 2.A का बन हो जाएगा, फिर डाइपोज टिश्यू हो जाएगा, फिर वाइट टिश्यू हो जाएगा, और जो उसी में क्या हो जाएंगे यहाँ पर, टेंडन टिश्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बी वाला, ठीक है, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू को ही जो है हम डिफरेंट क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यू में एक एरियोलर टिश्यू होते हैं,
फिर डाइपोज टिश्यू होते हैं, वाइट टिश्यू होते हैं, साथ ही साथ टेंडन और क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। तो टेंडन टिश्यू क्या होते हैं, तो टेंडन टिश्यू आर डेंस स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यूज एंड these tissues connect muscles to bone and muscles to other muscles। तो ये मसल्स को मसल्स से या मसल्स को किससे, बोन से कनेक्ट करते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा लिगामेंट, राइट, जो कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का ही एक भाग है, राइट, एक प्रकार है, सॉरी। तो सबसे पहला तो हम देखें तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, सेकेंड ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का ही एक क्या है, टाइप है। तो लिगामेंट आल्सो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एंड लिगामेंट कनेक्ट बोन्स टू क्या हो जाएगा, जॉइंट्स हो जाएगा। ध्यान रखना, जो टेंडन है और लिगामेंट है बोथ आर डेंस एंड स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जो टेंडन है वो मसल्स को मसल्स से या मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, वही जो लिगामेंट है वो बोन्स को किससे, जॉइंट से ही कनेक्ट करते हैं, राइट। एंड ड्यू टू जॉइंट्स ऑफ द बोन्स, राइट, मैन इज एबल टू मूव हिज नेक, फिंगर्स एंड फीट इजीली। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्केलेटल टिश्यू, राइट। तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने पहला पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, राइट, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सबसे पहले एरियोलर टिश्यू पढ़ा, उसके बाद में हमने वाइट टिश्यूज को पढ़ा, राइट, टेंडन को पढ़ा और लिगामेंट को पढ़ा। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें दूसरा क्या हो जाएगा, स्केलेटल टिश्यू हो जाएगा। तो स्केलेटल टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी एंड अदर टिश्यूज एंड कनेक्ट देम फर्मली। तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको कनेक्ट करते हैं और उनको फर्म बनाते हैं। तो स्केलेटल टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड अदर टिश्यूज एंड कनेक्ट देम फर्मली, राइट। जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं ये स्केलेटल को या एंडोस्केलेटल को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो स्केलेटल टिश्यू फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, राइट, जो कि वर्टेब्रेट्स की एक क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये जो स्केलेटन होता है, स्पेशली जो एंडोस्केलेटन होता है, ये हमारे बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं उसमें एक तो आ जाएगा कार्टिलेज टिश्यू और दूसरा क्या हो जाएगा, बोन टिश्यू, उपास्थि और अस्थि। सबसे पहला क्या हो जाएगा, कार्टिलेजियस टिश्यू। तो कार्टिलेजियस टिश्यू सॉलिड होते हैं, साथ ही साथ ये सेमी रिजिड होते हैं, साथ ही साथ कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। वही जो बोन्स होती हैं, बोन्स सॉलिड होती हैं, फर्म होती हैं और क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कहने का मतलब कार्टिलेज और बोन में क्या अंतर है, जो कार्टिलेज होती हैं वो रिजिड की बजाय कैसी होती हैं, सेमी रिजिड होती हैं। वहीं जो बोन है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, वहीं जो कार्टिलेज होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। तो कार्टिलेजियस टिश्यू आर सॉलिड बट सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एंड इनका जो मैट्रिक्स है वो किसका बना हुआ होता है, कॉन्ड्रिन से मिलकर बना हुआ होता है। और इनकी जो सेल्स हैं उनको क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, जो कि लैक्यूना में क्या होती हैं, स्थित होते हैं। क्लियर। तो कार्टिलेजियस टिश्यू आर सॉलिड बट सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनका जो मैट्रिक्स है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना हुआ होता है और इनकी जो सेल है वो कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहा जाता है। वही अगर हम बात करते हैं बोन टिश्यू की, तो बोन टिश्यू या हमारी जो बोन्स है, तो बोन टिश्यू और बोन आर सॉलिड ऑल्सो फर्म एंड स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और इनका जो मैट्रिक्स है, राइट, मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन जिसको क्या कहा जाता है, ओसिन कहा जाता है, राइट। तो बोन का जो मैट्रिक्स है वो ओसिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। साथ ही साथ द बोन मैट्रिक्स इज रिच इन फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट्स एंड फ्लोराइड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो जो बोन मैट्रिक्स है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट और फ्लोराइड सॉल्ट से मिलकर बना हुआ होता है। और इनकी जो सेल्स है उनको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। अब जो जितनी भी बोन होती हैं, जो लॉन्ग बोन होती हैं, राइट, तो देयर इज अ होलो कैविटी और क्या कहा जाता है, स्पेस। देयर इज अ होलो कैविटी और स्पेस
फाउंड बिटवीन लॉन्ग एंड थिक बोन्स, राइट, और उनको क्या कहा जाता है, मैरो कैविटी कहा जाता है। ये 3 मार्कर के लिए आप याद रखें, द होलो कैविटी और स्पेस फाउंड बिटवीन लॉन्ग एंड थिक बोन्स इज नोन एज मैरो कैविटी। और इसी मैरो कैविटी में जो लिक्विड पाया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है। तो द मैरो कैविटी फिल्ड विथ एडिपोज टिश्यूज इज नोन एज बोन मैरो, राइट। तो द मैरो कैविटी फिल्ड विथ एडिपोज टिश्यू को ही क्या कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है। अब जो बोन मैरो है ये भी कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, राइट। बीच में जो बोन मैरो होती है उसका कलर कैसा होता है, राइट, येलो होता है, राइट, जिसको मैं येलो कलर से आपको बता दे रहा हूं यहां पर, राइट। तो यहां पर जो बीच में है इस एडिपोज टिश्यू का जो फ्लूइड होता है उसका कलर बीच में कैसा होता है, यहाँ पर बोन मैरो का कलर येलो होता है, और इसकी एंड्स पर इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, राइट। तो जो लॉन्ग एवं थिक बोन्स होती हैं उनकी जो होलो होता है या स्पेस होता है उसको मैरो कैविटी कहते हैं, और मैरो कैविटी में जो एडिपोज टिश्यू होता है उसको ही बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो बीच में येलो इस होता है जिससे ही क्या बनती हैं, WBC फॉर्म होती हैं, और जो एंड पर, राइट, एंड द एंड्स ऑफ द बोन, तो रेड बोन मैरो इज फाउंड नियर द एंड्स ऑफ बोन, जिनसे क्या फॉर्म होती हैं, RBC फॉर्म होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फ्लूइड टिश्यू, राइट। जो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड मतलब क्या हो जाएगा, तरल, तो फ्लूइड टिश्यू में क्या हो जाएगा, ब्लड, ब्लड इज द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और जो ब्लड है, राइट, जो ब्लड सेल्स हैं वो फ्लोट फ्रीली इन फ्लूइड कॉल्ड क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। तो जो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और जो ब्लड सेल्स हैं वो प्लाज्मा ही क्या होती है, फ्रीली मूव कर पाती हैं। जो फ्लूइड टिश्यू है वो 3 प्रकार की होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होती हैं, या क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, RBC, WBC और क्या हो जाएगी, प्लेटलेट्स हो जाएंगी। इनके बारे में हम और भी डिटेल में कहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। तो जो जितनी भी ब्लड सेल्स हैं इनके बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, वहीं जो बोन टिश्यू है या बोन या कार्टिलेज के बारे में हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी अगेन इसको रिपीट करेंगे। बट कार्टिलेज और बोन में, कार्टिलेज और बोन में क्या अंतर होता है इसको हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है, राइट। तो कार्टिलेज क्या होता है, बोन क्या होती हैं, साथ ही साथ फ्लूइड टिश्यू, इनको हम अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब हमको यहाँ पर समझना है कौन से, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होते हैं, तो देखिए मसल टिश्यूज आर नीडेड फॉर ऑपरेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होगी तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मसल्स के माध्यम से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी के माध्यम से ही जो मसल्स हैं वो जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, राइट, और उसी की वजह से हमको पावर मिलती है। जैसे अगर मैं, ये मेरा हाथ देखिए, अगर मुझे बहुत ज़्यादा वजन उठाना है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, मसल्स ठोस हो जाएगा, इसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा जो हैंड है वो सेफ होगा और मुझे किसी भी तरीके की चोट नहीं हो जाएगी, राइट। तो मस्कुलर टिश्यूज आर नीडेड फॉर मस्कुलर टिश्यूज आर नीडेड फॉर ऑपरेशन एज वेल एज वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट हो जाएगा। और जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो मोबिलिटी एवं कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉल्ड मियोसिन एंड एक्टिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोबिलिटी एंड क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाएगा। तो जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या मोबिलिटी है उनके लिए 2 प्रोटीन, एक मायोसिन हो जाएगा और एक एक्टिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी की 40 to 50% जो है वो क्या होती है, मसल्स ही होती है। द स्ट्रॉन्ग मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज द जा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी हो जाएगी, जो हो जाएगी। जो मसल्स होती हैं फिर 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है अनस्ट्रिप्ड और इनवॉलेंट्री मसल्स, सेकेंड स्ट्रिप्ड जिसको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, एंड थर्ड हो जाएगा कार्डियक जिसको हार्ट मसल भी कहते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, अनस्ट्रिप्ड और इनवॉलेंट्री मसल। तो देखिए ऐसी मसल्स जिनमें कॉन्ट्रैक्शन, राइट, जो है वो
इनवॉलेंट्री होता है या हमारी डिजायर के नहीं होता या एक तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल इज नॉट सब्जेक्ट टू एनिमल्स डिजायर, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, इनवॉलेंट्री कहा जाता है। तो ऐसी मसल जिनमें कॉन्ट्रैक्शन जो है ह्यूमन की डिजायर से नहीं होता है, उनको ही इनवॉलेंटरी मसल्स कहा जाता है। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये मसल्स पाई जाती हैं आरिस में, टेस्टिस में, ब्लैडर में और किस में, ब्लड वेसल्स में ही पाई जाती हैं। एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, जो एलिमेंट्री कैनल है, राइट, उसमें फ्लड का क्या होता है, फ्लो होता है। तो द फ्लो ऑफ फ्लड इन द एलिमेंट्री कैनल इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ दीज मसल्स। सेकेंड क्या हो जाएगा, स्ट्रिप्ड और वॉलेंट्री मसल। सो दीज स्ट्रिप्ड मसल्स आर अटैच्ड टू स्केलेटन, और जैसे ही स्केलेटन, राइट, अर्थात जैसे हम हमारे हाथ को ऊपर नीचे करते हैं तो ये जो मसल्स हैं ये भी मूव करती हैं, अर्थात इनमें की वॉलेंटरी क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो द स्ट्रिप मसल्स आर अटैच्ड टू स्केलेटन, राइट, ऑफ द एनिमल एंड हैव वॉलेंटरी मूवमेंट, राइट, इसकी वजह से उनको वॉलेंटरी मसल्स भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारे आर्म में, लेग में और नेक में पाई जाती हैं। दीज मसल्स आर स्टिमुलेटेड बाय नर्व्स। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कई बार जब आपका जो शरीर है वो बिल्कुल लूज रहता है और आप हैवी वेट को उठाते हैं तो देयर इज क्रैम्प, राइट, कई बार आपको यहाँ पर बैक में क्रैम्प हो जाता है, लेग्स में क्या हो जाता है, क्रैम्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। बट व्हेन यू आर रेडी टू लिफ्ट अ हैवी वेट, तो आपकी जो थाइस की मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगी एंड यू कैन इजीली लिफ्ट द हैवी वेट। तो इस तरीके से जो वॉलेंटरी मसल्स है वो हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। थर्ड क्या हो जाएंगे, कार्डियक मसल्स हो जाएंगे। तो कार्डियक मसल्स हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन एंड कीप्स द हार्ट पंपिंग, और इन्हीं कार्डियक मसल्स की वजह से ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है और इनकी वजह से ही हार्ट की पंपिंग होती है। हार्ट की पंपिंग होने की वजह से जो ब्लड है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। द कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द नर्व सिस्टम बट बाय द कंट्रोल ऑफ मसल्स देमसेल्व्स। तो ये जो कार्डियक मसल्स होती है इनका कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट की या नर्व सिस्टम से कंट्रोल नहीं होता, अपने आप से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड मसल टिश्यू एज वेल। नाउ वी विल फोकस ऑन नर्व टिश्यू। देखिए नर्व टिश्यू जो है वो हमारे पेरिफेरल और सेंट्रल नर्व सिस्टम को बनाते हैं। सबसे पहले तो नर्व टिश्यू क्या होते हैं, तो देखिए नर्व टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, जिनको क्या कहा जाता है, नर्व कहा जाता है या नर्व सेल्स कहा जाता है, राइट, जो कि इंपल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। और जो नर्व्स होती हैं, राइट, उनसे ही मिलकर क्या बनता है, नर्व टिश्यू बनते हैं। तो nerves tissue make up the peripheral and central nervous system। साथ ही साथ ये जो नर्वस सेल्स होती हैं ये एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रायो में ही क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। साथ ही साथ जो नर्व सेल्स होती हैं, नर्व सेल पोसेसेस द एबिलिटी टू इनिशिएट एंड ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स। तो यहाँ पर तीन चीजें याद रखनी है। जो नर्व सेल्स होती हैं वो स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि डेवलप होती है एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रायो। साथ ही साथ ये इनकी एबिलिटी होती है इनिशिएट एंड ट्रांसमिट द नर्व इंपल्सन, राइट, और इनसे मिलकर ही क्या बनते हैं, नर्व टिश्यू बनते हैं। और नर्व टिश्यू मेक अप द पेरिफेरल एज वेल एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। अब जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो इंक्लूड हैं, सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है न्यूरॉन्स हो जाएंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट। और जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्सॉन, सेल बॉडी और डेंड्रियाइट से मिलकर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, राइट। सो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि एक्सॉन, सेल बॉडी और डेंड्रियाइट से मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड क्या हो जाएगा, न्यूरोजिलिया, राइट। तो न्यूरोजिलिया जो होता है these are the special cells found in the brain and spinal cord और they provide support to the neurons and fibers। तो जो
न्यूरोजिलिया होती है। न्यूरोजिलिया क्या होते हैं? स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि न्यूरॉन्स को और फाइबर्स को सपोर्ट प्रदान करते हैं। देन फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। तो जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, राइट, दीज फंक्शन एज एंडोक्राइन ऑर्गन्स और दे रिलीज केमिकल फ्रॉम द एक्सॉन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। क्लियर? तो एक तो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के। फिर न्यूरोजिलिया हो जाएगा जो कि स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। देन न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हो जाएंगी जो कि केमिकल्स को रिलीज करती हैं, राइट, जो कि एक्सॉन से डायरेक्टली क्या होते हैं? निकलते हैं, राइट। और जिनके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था वो क्या हो जाएंगे? नर्व सेल हो जाएंगे, जिनको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है, राइट। सो नर्व सेल और अ न्यूरॉन हैज अ लॉन्ग चेल्ड, जिसको क्या कहा जाता है? ऑक्सोन कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिनको नर्व सेल कहा जाता है या न्यूरॉन कहा जाता है। और जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन हैज अ लॉन्ग चेन ऑफ क्या होती है? एक्सॉन की होती है। न्यूरॉन्स आल्सो हैव मेनी स्मॉल ब्रांच्ड, राइट, सेफराइड्स, राइट, जिनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो डेंड्राइट्स होते हैं, राइट। तो न्यूरॉन्स आल्सो हैव मेनी स्मॉल ब्रांच्ड सेफराइड्स, जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। अ नर्व सेल कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लंबी भी होती है। और जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल जो नर्व सिस्टम है उसके इंपॉर्टेंट जो है पोर्ट होते हैं, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि जो ब्रेन है या जो स्पाइनल कॉर्ड्स है, राइट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही क्या है? नर्व सेल जुड़ी हुई होती हैं जो कि ब्रेन से या जो स्पाइनल कॉर्ड से जो इंपॉर्टेंट इंपल्स होते हैं उनके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या होती हैं? ट्रांसमिट करती हैं, राइट। सो इन दिस वे in this lecture we have studied body organs of human beings, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, as and especially we have studied animal tissues, right. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.